नमस्कार विद्यार्थियों। हम हिंदी निबंध पर चर्चा कर रहे हैं और पिछले व्याख्यान में हमने हिंदी निबंध के दो कालों पर चर्चा की थी, जिनमें भारतेंदु काल और द्विवेदी काल पर हमने कुछ चर्चा की थी कि उस काल में कौन कौन से प्रमुख निबंधकार रहे और उन निबंधों की क्या क्या विशेषताएं रही और उन्होंने उत्तरोत्तर किस प्रकार से स्वयं को विकसित किया और आगे बढ़ाया। आज हम निबंध साहित्य के विकास क्रम में शुक्ल युग पर भी चर्चा करेंगे। द्विवेदी युग के बाद शुक्ल युग, या जिसे आप छायावादी युग कहते हैं, उस काल पर हम चर्चा करेंगे कि छायावादी युग में किस प्रकार के निबंध लिखे गए और पिछले युगों की अपेक्षा छायावादी युग या शुक्ल युग में किस तरह से निबंध लेखन की कला में वृद्धि हुई, संवर्धन हुआ, परिवर्तन हुआ और विकास आया। तो इस काल को शुक्ल युग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल एक इस काल में हम निबंध के क्षेत्र में ऐसे व्यक्तित्व देखते हैं जिनके व्यक्तित्व की छाप अन्य निबंधकारों पर भी दिखाई देती है और पूरे निबंध साहित्य पर अधिकांश रामचंद्र शुक्ल की छाप दिखाई देती है। हम यह भी कह सकते हैं कि इस युग में निबंध लेखन की कला का नेतृत्व रामचंद्र शुक्ल कर रहे थे, इसलिए इस युग को शुक्ल काल भी कहा जाता है। और यदि हम शुक्ल काल की चर्चा करें तो शुक्ल काल में निबंधों में जो विशेषताएं उभर कर सामने आई, उन विशेषताओं में मुख्य रूप से छायावादी विशेषताओं का सम्मिलन या छायावादी विशेषताओं का उन निबंधों में भी सम्मिश्रण दिखाई देता है। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं, जैसा कि आप जानते हैं, सूक्ष्मता और अभिव्यंजना पक्ष की अधिकता, इस प्रकार की विशेषताएं छायावादी युग की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। भाव पक्ष की अधिकता भी छायावादी युग की विशेषता रही है। तो इस काल के निबंधों में हमें छायावादी युग की उन्हीं विशेषताओं के दर्शन होते हैं और निबंध पर यदि हम चर्चा करें तो ये सभी विशेषताएं हमें इस काल के निबंधों में देखने को मिलती हैं। जिस प्रकार से छायावादी युग की कविताओं में हमें लाक्षणिकता, सूक्ष्मता और अमूर्तता दिखाई देती है, उसी प्रकार से इस समय के निबंधों में भी हमें यही विचारों और भावों की सूक्ष्मता दिखाई देती है। यदि हम अच्छी तरह से अगर मूल्यांकन करें तो हम पाएंगे कि द्विवेदी युग के जो निबंध थे उनके विचारों और भावों में सूक्ष्मता के स्थान पर स्थूलता थी, इतिवृत्तात्मकता थी। जैसा कि हम द्विवेदी युग की कविताओं में भी देखते हैं, कोरी उपदेशात्मकता से प्रेरित कविताएं भी द्विवेदी युग में लिखी जाती थी और इसी प्रकार के इतिवृत्तात्मक निबंध भी द्विवेदी युग में लिखे जा रहे थे। उनमें से कहीं न कहीं रस तत्व गायब हो रहा था, अदृश्य हो रहा था, जो कि साहित्य का एक प्रमुख अंग माना जाता है। और निबंधों की या कविता की उस रसहीनता को तोड़ने का प्रयास छायावादी कवियों ने किया था और छायावादी निबंध लेखकों ने भी, उस समय के निबंध लेखकों ने भी निबंधों से इस इतिवृत्तात्मकता को समाप्त करने का पूरा पूरा प्रयास किया और इसमें बहुत हद तक वे सफल भी रहे। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि वस्तुगत किसी साहित्य की विधा में वस्तुगत परिवर्तन होता है तो उसके शिल्प में भी परिवर्तन लाना आवश्यक होता है, क्योंकि प्रत्येक तरह के कथ्य के लिए एक अलग तरह की शैली की, एक अलग तरह के शिल्प की आवश्यकता पड़ती है। और यही हम शुक्ल युग के निबंधों में भी देखते हैं। भारतेंदु और द्विवेदी युग के निबंधों की शैली और शिल्प से परिवर्तित होकर इस युग में हम नई तरह का शिल्प निबंधों में देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रमुख निबंधकार इस युग में कौन कौन से थे।
तो क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस युग में निबंध लेखन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अतः सर्व प्रमुख निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही इस युग में रहे हैं। उन्होंने मनोविकार से संबंधित मनोविकार से अभिप्राय है हमारे मन में जितने भी विकार आते हैं, जितने भी भाव आते हैं, चाहे वह लोभ का हो, किसी से प्रेम का हो, ईर्ष्या का हो, ये घृणा का भाव हो, दया का भाव हो, करुणा का भाव हो, तो ये सभी मनोविकार, इन पर आधारित निबंध रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने साहित्य में साहित्य शास्त्र से संबंधित निबंध लिखे हैं, जिसमें इस प्रकार की समीक्षा और आलोचना की गई है कि साहित्य क्या है, कविता क्या है, कविता का उद्देश्य क्या है। इसके अतिरिक्त उपन्यास, कहानी, इन सब के ऊपर भी समीक्षात्मक लेखन के रूप में निबंध की प्रस्तुति रामचंद्र शुक्ल जी ने इस युग में की है। जहाँ तक शुक्ल जी के मनोविकार से संबंधित निबंधों का प्रश्न है, उन निबंधों में हम देखते हैं कि उन्होंने मनोविकार को एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से पाठक के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मनोविकारों को समाज के व्यवहार से जोड़कर उन्होंने दिखाया है, और इस कारण से एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने के कारण उनके निबंधों में बड़ी ही एक अलग ही शैली का निर्माण हुआ है। और ऐसा नहीं है विद्यार्थियों कि रामचंद्र शुक्ल ने जो इतने गंभीर विषय उठाए हैं, आप देखेंगे कि ऊपर से देखने पर ये विषय दार्शनिक चिंतन के विषय लगते हैं, बड़े ही गूढ़ और गंभीर विषय प्रतीत होते हैं, और ये लगता है कि कहीं ये निबंध ऐसे ना रहे हों कि इनको पढ़ने में पाठक को कोई रुचि ही अनुभव ना हो, और वह एक प्रकार से बोरियत। Your phone's in airplane mode. Toggle button. लेकिन विद्यार्थियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि निबंध की एक सर्वप्रमुख विशेषता यह होती है कि वह रोचक होना चाहिए, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ये निबंध अत्यंत रोचक हैं, और इतने रोचक हैं कि इनके बारे में यह कहा जाता है कि इन निबंधों को यदि पाठक पढ़ने के लिए बैठता है तो वह शुरू से लेकर अंत तक इनको पढ़कर ही उठना चाहता है। उसमें इतना साहस नहीं होता कि वह बीच में इन निबंधों को पढ़ना छोड़कर कोई और कार्य करे, अपितु उसका मन इन निबंधों में इतना रम जाता है कि वह इन निबंधों को पूरा पढ़कर ही उठता है। इस रोचकता को लाने के लिए रामचंद्र शुक्ल जी कई तरह के कार्य निबंध में करते हैं, जैसे अपने जीवनानुभवों से प्रसंग उनमें प्रस्तुत करना। शुक्ल जी ने स्वयं निबंध के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। उनके अनुसार निबंध में विचार और भाव दोनों ही समान रूप से आगे निबंध को लेकर चलते हैं, अर्थात निबंध में विचार और भाव दोनों का ही महत्व समान रूप से शुक्ल जी ने माना है। और इसी आधार पर उन्होंने यह भी कहा है कि निबंध वैज्ञानिक और दार्शनिक लेखन से अलग विधा है। और इसके अतिरिक्त शुक्ल जी ने निबंध के बारे में यह विचार भी प्रकट किया है कि वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन में, क्योंकि जो लेखक होता है वो स्वयं अपने आप को अभिव्यक्त ना करके तटस्थ रहकर किसी भी तथ्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है या उसके बारे में चिंतन करता है, लेकिन निबंध में लेखक पाठक के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करता है, उसके साथ संवाद सा स्थापित करता है। और यदि आप शुक्ल जी के निबंधों को पढ़ें तो शुक्ल जी के निबंधों में आप इस तरह का अनुभव भी करेंगे कि शुक्ल जी के निबंध पढ़ते हुए लगेगा आपको कि शुक्ल जी आपसे सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। और इस विशिष्ट शैली के कारण ही शुक्ल जी को निबंध लेखन के क्षेत्र में छायावादी युग में अग्रणी लेखक माना जाता है। शुक्ल जी के द्वारा लिखे गए सभी निबंध चिंतामणि भाग 1,
और चिंतामणि भाग 2 इन शीर्षक के पुस्तकों में संकलित हैं। चिंतामणि भाग 1 में उनके मनोविकार से संबंधित निबंध ही अधिक संकलित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त साहित्य शास्त्र की आलोचना और समीक्षा से संबंधित अधिकतर निबंध उनके चिंतामणि भाग 2 नामक संग्रह में संकलित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हम ये भी जाने कि शुक्ल जी ने इस युग में निबंध लेखन में एक नई परंपरा भी चलाई और वो नई परंपरा थी समालोचना और समीक्षा की परंपरा। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि साहित्य की पुस्तकों की या हम कहें कि लेखकों की रचनाओं की या हम कहें दर्शन के विषयों की या मनोवैज्ञानिक विषयों का आलोचनात्मक और समीक्षात्मक लेखन करने की परंपरा भी शुक्ल युग में ही प्रारंभ हुई। यदि हम पिछले जो हमने निबंध काल के युगों की चर्चा की उनमें देखें तो प्रताप नारायण मिश्र ने भी मनोविकार से संबंधित निबंध लिखने की शुरुआत की थी, लेकिन हम केवल उसे शुरुआत ही मान सकते हैं। उनमें शुक्ल जी के द्वारा लिखे गए निबंधों जैसी विद्वता, गांधीर्य, वैसी आधुनिक स्पर्श प्राप्त की हुई शैली या उस प्रकार का बोध हमें दिखाई नहीं देता जैसा शुक्ल जी के निबंधों में दिखाई देता है। और विद्यार्थियों, इस निबंध के संबंध में ही शुक्ल जी का एक मत यह भी प्रचलित है कि यदि हम इस बात को माने कि गद्य कविता की कसौटी है तो गद्य की कसौटी उन्होंने निबंध को माना है। और कसौटी का अभिप्राय यह है कि यदि किसी कवि को गद्य लिखने के लिए कहा जाए तो गद्य लिखना कविता लिखने की अपेक्षा अधिक दुष्कर कार्य माना जाता है और गद्य में भी निबंध लिखना सर्वाधिक दुष्कर कार्य होता है, क्योंकि गद्य लिखते समय किस प्रकार की शैली, इतनी प्रभावात्मक शैली की आवश्यकता होती है। उसके अतिरिक्त शब्द चयन और एक व्यापक ज्ञान भंडार की आवश्यकता भी लेखक को चाहिए, तभी निबंध लेखन इतना रोचक और एक उत्कृष्ट निबंध लेखन किया जा सकता है। विद्यार्थियों, शुक्ल जी के निबंधों में हमें एक विशेष प्रकार का क्रम भी दिखाई देता है कि उनके निबंधों में एक विशेष प्रवाहमयता है और वह प्रवाहमयता कुछ चरणों से होकर गुजरती है। और यदि हम उन चरणों को क्रमबद्ध रूप में जानना चाहें तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिस विषय पर वो निबंध लिखना चाहते थे उस विषय का सूत्र रूप में पहले सैद्धांतिक एक थोड़ा सा परिचय देते थे, उसके बाद उसकी व्याख्या करते थे और उसके बाद उसका विवरणात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करते थे। उसके बाद उस विवरणात्मक विश्लेषण के साथ अपने जीवनानुभवों को जोड़कर और अंत में उस पर एक निष्कर्ष भी वो देते थे और साथ ही साथ बीच बीच में चुहल और इसके अतिरिक्त कुछ हास्य और व्यंग्य भी उसमें साथ साथ जोड़ते जाते थे, जिससे कि पाठक को बड़े गूढ़ विषयों का, बड़े ही सूक्ष्म विषयों का, दार्शनिक विषयों का, साहित्य शास्त्र से संबंधित विषयों का ज्ञान बड़े आनंददायक ढंग से, बड़े ही मज़ेदार ढंग से हो जाता था। और इसी कारण से उनके निबंध पाठक वर्ग में बहुत प्रसिद्ध हुए। उस समय की पत्रिकाओं में भी उनके निबंधों की बड़ी मांग थी और पत्रिकाओं में, लगभग सभी पत्रिकाओं में उनके निबंधों का प्रकाशन भी होता था। विद्यार्थियों, यह तो बात हुई कि शुक्ल जी ने किस प्रकार के निबंध लिखे और निबंध लेखन में उस समय में उनका क्या स्थान था। इसके बाद इस युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं उनमें अगले निबंधकार हैं गुलाब राय। और गुलाब राय जी ने जिस प्रकार के निबंध लिखे उनमें संस्मरणात्मक निबंध हैं, साहित्यिक निबंध हैं, इसके अतिरिक्त हास्य और व्यंग्य प्रधान प्रमुख रूप से उनके निबंधों में सम्मिलित होते हैं। उन्होंने स्वयं के जीवन पर भी हास्य और व्यंग्य उत्पन्न करके अपने निबंधों को बड़ा ही सुपठ्य बनाया है और पाठकों तक पहुंचाया है। फिर निराश क्यों और मेरी असफलताएं गुलाब राय जी के प्रमुख निबंध संग्रहों में सम्मिलित हैं।
विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त जिन प्रमुख लेखकों की हम चर्चा कर सकते हैं छायावादी युग में निबंधकार के रूप में, उन प्रमुख लेखकों में वे कवि भी सम्मिलित हैं जिन्हें छायावादी युग के स्तंभ कवि के रूप में हम जानते हैं। वे चारों कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, इन्होंने भी अपनी अपनी लेखनी से इस काल में निबंध साहित्य को समृद्ध किया। यदि हम जयशंकर प्रसाद की बात करें तो क्योंकि वे मूलतः कवि ही थे और उनकी कहानियों में भी हम जिस प्रकार से देखते हैं कि काव्यात्मकता का पुट हमें दिखाई देता है, संस्कृत निशब्दावली और प्रवाहमयता, लयात्मकता उनके कविताओं में जिस प्रकार से एक विशेषता है, कहानियों में जिस प्रकार से विशेषता के रूप में उभर कर हमारे सामने आती है, उसी प्रकार निबंधों में भी वही दार्शनिकता, वही विचारात्मकता, वही भावात्मकता, वही काव्यात्मकता हमें दिखाई देती है। और यही नहीं, जयशंकर प्रसाद जी ने अपने निबंधों में बड़े ही गूढ़ विषयों को उठाया है और उन गूढ़ विषयों को बड़े ही प्रांजल तरीके से, बड़े ही रोचक तरीके से और बड़ी ही एक सरस भाषा शैली में उन्होंने पाठक के सामने प्रस्तुत किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद का निबंध लेखन में भी अविस्मरणीय अवदान रहा है, उन्हें भी भुलाया नहीं जा सकता। और जब निबंध लेखन की चर्चा होती है तो जयशंकर प्रसाद का नाम भी बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका एक निबंध काव्य कला और अन्य निबंध, इस संकलन में उनके निबंध संकलित किए गए हैं जो कि बड़े ही प्रसिद्ध हुए हैं। यदि हम छायावाद के दूसरे स्तंभ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करें तो निराला जी ने भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन से संबंधित बहुत निबंध लिखे हैं, क्योंकि निराला जी एक करुणा विह्वल हृदय रखते थे। वे जनमानस के प्रति बड़ी करुणा का भाव रखते थे और निबंधों में भी हमें उनकी यही करुणा के भाव दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त महादेवी वर्मा जी ने भी अपनी कविताओं, संस्मरणों, रेखा चित्रों के अतिरिक्त निबंध से भी हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। सुमित्रानंदन पंत जी ने पल्लव की भूमिका लिखकर काव्य शास्त्र पर चर्चा की और काव्य शास्त्र से संबंधित कई निबंधों की रचना पंत जी ने भी की थी। यदि हम अन्य निबंध लेखकों की इस काल में चर्चा करें तो उनमें बाबू संपूर्णानंद, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी तथा हम शांति प्रिय द्विवेदी, चतुरसेन शास्त्री आदि के नाम गिन सकते हैं, जिन्होंने बड़े ही उत्कृष्ट रचनाएं रचकर इस काल को निबंध साहित्य से समृद्ध किया। विद्यार्थियों, यदि हम इस काल के निबंधों की कुछ और विशेषताओं पर चर्चा करें तो हम पाएंगे कि इस काल में निबंध अधिक विचारात्मक होता गया, उसमें लालित्य कम होता गया, अर्थात कला की सुंदरता उसमें बहुत कम होती गई। और यह सब प्रभाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विद्वता और उनके प्रभाव के कारण ही था। लेकिन आगे के युगों में हम देखेंगे कि किस प्रकार से निबंध में वह लालित्य भी आया, इसके साथ ही विचार और इसके साथ ही भाव, ये सब किस प्रकार से सम्मिलित रूप से निबंध में सम्मिलित होते गए और निबंध को निरंतर उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बनाते रहे। यदि हम शुक्ल युग के बाद के हिंदी निबंधों की चर्चा करें तो उसके बाद शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग भी इसे कहा जा सकता है, इस युग में हम प्रवेश करते हैं। और इस युग में शुक्ल युग के बहुत से निबंधकार अपनी रचनाएं करते रहे। उसमें शुक्ल युग के अनुसार जो भी विशेषताएं निबंध में थी वे विशेषताएं भी निरंतर रूप से जारी रही और इसके अतिरिक्त निबंध लेखन में कुछ नए आयाम भी जुड़ते गए। और इस काल में जो प्रमुख नाम हम निबंध के क्षेत्र में देखते हैं उनमें प्रथम नाम जो ध्यान में आता वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक निबंध शिरीष के फूल आप 12वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं और उन निबंधों को
पढ़कर जिस प्रकार से हम रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों की बात कर रहे थे, उसमें गंभीर वैचारिकता का पुट हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से विद्वता का पुट और साथ ही एक सरसता का पुट हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों में देखने को मिलता है। हम ये कह सकते हैं कि जिस लालित्य का अभाव, जिस सुंदरता का अभाव शुक्ल युग के निबंधों में था, उस कमी को पूरा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। उन्होंने अपने निबंधों में अपने व्यापक अनुभवों, व्यापक ज्ञान और अपने संस्कृति विषयक चेतना को बड़े ही अच्छे ढंग से अपने निबंधों में उकेरा है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संस्कृति के रूढ़िवादी अंगों को ना अपनाकर संस्कृति के स्वस्थ अंगों को, संस्कृति की चेतना को अपने निबंधों में उतारा है। परंपरा के प्रति उनका मोह अवश्य दिखाई देता है, लेकिन वह मोह रूढ़ियों के प्रति नहीं है, अपितु स्वस्थ दृष्टिकोण उन्होंने परंपरा के प्रति अपनाया है। और नए मूल्यों को अपनाने पर भी उन्होंने अपने निबंधों में विशेष बल दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों में हमें कल्पनाशीलता, रोमांटिकता और नाटकीयता भी मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पांडित्यपूर्ण निबंध अवश्य लिखते थे, लेकिन वह पांडित्य कहीं भी पाठक को दुरूह नहीं लगता था और उनके भावों तक पहुंचने में कठिनाई उत्पन्न नहीं करता था, अपितु वह पांडित्य जनमानस के भावनाओं से, जनमानस के अनुभवों से संपृक्त होकर संप्रेषणीय बन जाता था। इसके अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सांस्कृतिक यात्रा पर पाठक को लेकर चलते हैं और इस सांस्कृतिक यात्रा में वे पाठक को अतीत में ना ले जाकर उसे समकालीन समय से जोड़ते हैं और समकालीन समय की विद्रूपताओं और कमियों की तरफ, असमर्थताओं की तरफ पाठक का ध्यान दिलाते हैं और इस तरह से उस विद्रूपता और उस असमर्थता को दूर करने के प्रयास के लिए वे पाठक को प्रेरित भी करते हैं। यही कारण है कि हम उनके निबंधों में शोषितों के प्रति गहरी अनुभूति भी देखते हैं। उनके निबंधों में कविता की सूक्ष्मता और गद्य की विचारात्मकता दोनों ही एक साथ मिलती हैं। यदि हम एक वाक्य में इस बात को कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध भारतीय संस्कृति की विराटता के पोषक हैं। उससे एक रूढ़ तत्वों को ग्रहण ना करके केवल चेतन तत्वों को ही ग्रहण करके वो अपने निबंधों में आगे बढ़ते हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार प्रवाह और कुटज उनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं, जिनमें उनके द्वारा लिखे गए अनेक उत्कृष्ट निबंध संकलित किए गए हैं। यदि हम अन्य निबंधकारों की बात करें तो उनमें जैनेन्द्र, इसके अतिरिक्त इलाज चंद्र जोशी जो कि मनोविश्लेषण के सिद्धांतों पर आधारित रचनाएं लिखते थे, इन्होंने भी अनेक उत्कृष्ट कोटि के निबंध लिखे हैं और उनमें मनोविश्लेषण के, मनोविज्ञान के सिद्धांतों के प्रतिपादन के साथ साथ जनमानस के जीवन से जुड़े हुए सिद्धांतों को लेकर भी उन्होंने निबंध लिखे। साथ ही इस युग में भी काव्य शास्त्र पर निबंध लिखने की परंपरा ने और उत्कर्ष किया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो परंपरा रामचंद्र शुक्ल जी ने समीक्षात्मक और आलोचनात्मक निबंध लेखन की चलाई थी, उस परंपरा का अधिक उत्कर्ष हमें इस काल में दिखाई देता है। और उस क्षेत्र में हम डॉक्टर नगेंद्र का नाम अवश्य लेना चाहेंगे, जिन्होंने समीक्षा के क्षेत्र में ये कहिए कि क्रांति ही ला दी और उनके द्वारा लिखे गए साहित्य की समीक्षा के निबंध तथा दर्शन पर आधारित निबंध आज भी हिंदी के पाठकों को विस्मित कर देते हैं। आज भी हिंदी पाठकों के द्वारा उन्हें पढ़ा जाता है और सराहा जाता है। यदि हम कुछ और निबंधकारों की बात करें तो इस युग में रामधारी सिंह दिनकर ने भी बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के निबंध लिखे। उनमें हम
प्रमुख रूप से गिन सकते हैं अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के प्रमुख निबंध संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें एक भारतीय आत्मा इस प्रकार की उपाधि दी जाती है, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखे हैं। विद्यार्थियों, इन निबंधों को यदि आप पढ़ेंगे तो आप बहुत सी जानकारी, अपना ज्ञान वर्धन भी कर सकते हैं और साथ ही साहित्य से प्राप्त होने वाला रस भी आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त इस काल में नंद दुलारे वाजपेयी, साथ ही राम वृक्ष बेनीपुरी, सियाराम शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, भदंत आनंद कौशल्यायन, वियोगी हरि, अज्ञे रामविलास शर्मा, अमृत राय, प्रभाकर माचवे तथा गजानन माधव मुक्तिबोध इत्यादि ने भी बहुत ही उत्कृष्ट निबंध लिखकर हिंदी निबंध साहित्य को समृद्ध करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। विद्यार्थियों, एक जो प्रमुख निबंधकार हैं इस युग के, उनमें रामविलास शर्मा भी का नाम भी अवश्य ही लिया जाना चाहिए। उन्होंने भी भाषा, साहित्य, संस्कृति इत्यादि अनेक विषयों पर अनेक निबंध रचना की है। उन्होंने भाषा के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए हैं, साहित्य के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए हैं, कई साहित्यकारों पर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखे हैं, जिनमें मुंशी प्रेमचंद, निराला आदि पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। साथ ही संस्कृति, जातीयता, इन सब विषयों को उन्होंने जिस प्रकार से अपने निबंधों के माध्यम से अपने विचारात्मक गद्य को प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही सराहनीय और बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का माना जाता है। तो ये प्रमुख निबंधकार के रूप में छायावादोत्तर काल, या जिसे हम शुक्लोत्तर काल कहते हैं, उस काल में माने जाते हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद जो निबंध लेखन का काल आता है, उसे हम समकालीन निबंध या अद्यतन निबंध भी कह सकते हैं। और इस काल में भी बहुत से, जैसे अन्य साहित्यिक विधाओं में निरंतर अपनी रचनात्मक क्षमता का, निरंतर अपनी रचनात्मक ऊर्जा का लेखक और कवि परिचय देते रहे, वैसे ही निबंधकारों ने भी अपनी लेखन ऊर्जा का, अपनी रचनात्मकता का परिचय बड़े अच्छे अच्छे निबंध लिखकर हमारे सामने प्रस्तुत किया। और इस काल में सभी, कोई भी ऐसा विषय नहीं बचा जिस पर निबंध ना लिखे गए हों, चाहे वह धर्म हो, संस्कृति हो, या इसके अतिरिक्त काव्य शास्त्र हो, आलोचनात्मक, समीक्षात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक, सभी प्रकार के निबंध इस काल में भी लिखे गए। और इस काल में वे सभी विशेषताएं हमें निबंधों में देखने को मिलती हैं, जो पिछले सभी कालों में किसी न किसी रूप में प्रचलित भी रही हैं। और उन के अतिरिक्त भी बहुत से नए नए विषयों की खोज, नई नई शैलियों की खोज, नए नए कथ्य और वस्तु की खोज निबंधकारों ने की है। और अभी भी निरंतर ये निबंध लेखन की प्रक्रिया जारी है, और निबंध को उत्कृष्टता तक पहुंचाने में इन लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और जिन लेखकों का हम इस काल में, इस समकालीन निबंध के काल में हम जिक्र कर सकते हैं, उन लेखकों में प्रमुख रूप से विद्यानिवास मिश्र, विष्णु प्रभाकर, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, नामवर सिंह, निर्मल वर्मा, विजय देव नारायण शाही, रामदरस मिश्र, मनोहर श्याम जोशी, विवेकी राय, रमेश कुंतल मेघ, रमेश चंद्र शाह तथा मलियज आदि के नाम ले सकते हैं। विद्यार्थियों, इनमें से जो प्रमुख, जो केवल हम जिनको विशेष रूप से निबंध लेखन से जुड़ा हुआ देखते हैं, उनमें प्रमुख रूप से यदि हम बात करें तो विजय देव नारायण शाही और श्री नामवर सिंह का नाम बहुत ही उल्लेखनीय है। उन्होंने निबंध के क्षेत्र में एक विशेष मुकाम हासिल किया है। यदि हम बात नामवर सिंह जी की करें तो उन्होंने कविता
के साहित्य शास्त्र को लेकर, कविता के प्रतिमानों को लेकर, इसके अतिरिक्त विजयदेव नारायण शाही ने भी जयशंकर प्रसाद को और अज्ञेय को किस प्रकार से संबद्ध किया, इन सब पर बहुत ही सुंदर और उत्कृष्ट कोटि के निबंध लिखे हैं और उसके द्वारा निबंध साहित्य को समृद्ध किया है। यदि हम इन निबंधों की संपूर्ण विशेषताओं को जानने की इच्छा रखते हैं तो हमें विभिन्न स्रोतों के द्वारा इन निबंधों को पढ़ना ही चाहिए और इनको पढ़कर इनसे जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तथा निबंध कला का जो इतना बड़ा संग्रह हमारे पास है, उस संग्रह का लाभ हमें अवश्य ही उठाना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने निबंध की इस विकास यात्रा के बारे में जाना और प्रमुख निबंधकारों के बारे में भी जाना। तो आशा है कि आप सभी को निबंध का कुछ आधारभूत ज्ञान अवश्य हुआ होगा, कुछ आधारभूत जानकारी आपको अवश्य मिली होगी और निबंध की समृद्धता, जिसे कि अक्सर ये माना जाता है कि यह एक अन्य विधाओं की तुलना में छोटी विधा है, यह इस प्रकार से माना जाता है और अधिक चर्चा निबंध की हमें साहित्य में नहीं दिखाई देती है। तो आप इस विधा से जरूर परिचित हुए होंगे और इस विधा के महत्व और इस विधा में जितना ज्ञान संचित है, जिस प्रकार की शिल्प संचित है, जिस प्रकार की जानकारी संचित है, उससे परिचित हुए होंगे और आपको अवश्य ही ये प्रेरणा भी मिली होगी कि आप इन निबंधों को पढ़ें और इन निबंधों में संग्रहित जानकारी को प्राप्त करें और विभिन्न लेखकों के विचारों से परिचित हों, साहित्य के रस को प्राप्त कर सकें। तो इसी आशा के साथ आज हम निबंध की विकास यात्रा का विषय यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।